बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मज़े का होने वाला है। देखिए आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं लेकिन नहायत आसान इंशाल्लाह आज के बाद उनके लिए हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए शुरू में हम जितनी वो बुकिश चीज़ें हैं वो सारी कुछ करेंगे कंसेप्ट के साथ, टोटल एक एक स्टेप के साथ आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें किस किस तरह से डेरिवेशन, इसकी किस किस चीज़ की डेरिवेशन हो रही है। लास्ट के 10 मिनट में आपको कुछ वेरी कंसेप्चुअल चीज़ें बताएंगे जिनको बुक में उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अगर चार्ज रेस्ट पर हो तब भी लगेगी, अगर चार्ज मूविंग कर रहा हो तब भी लगेगी। लेकिन अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैंने उस पर अप्लाई की है लेकिन चार्ज क्या है, रुका हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक फोर्स लगेगी जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक हो गया। रेस्ट पे ये नहीं लगती, मूविंग चार्ज पे ये फोर्स लगती है, ठीक है। अगर जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में लगा हो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो उस चार्ज के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगी। राम सुकून से रेस्ट पे चार्ज पड़ा हुआ है, उस पर जितनी मर्जी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले उसको कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आज के टॉपिक में, पिछले टॉपिक में हमने आई थिंक सेकेंड टॉपिक में हमने पढ़ा था कि देखिए कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर इस तरह से मूव करना शुरू हो गया था। लेकिन लास्ट में मैंने उसके बाद बताई थी कि एक्चुअल में उस कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगती, एक्चुअल में उस कंडक्टर में जो मूविंग चार्जेस हैं एक्चुअल में उन पे फोर्स लगती है, ठीक हो गया। तो आज के टॉपिक में हमने देखना है कि वो जो उसी कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्जेस हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट कर रही है और कितनी एक्ट कर रही है, और उसकी हम लास्ट में फार्मूला वो किस तरह से डिराइव करेंगे, ठीक है। आखिरी बात इसमें करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि देखिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या। देखिए एक हमने क्या किया कि कोई भी कंडक्टर का एक पीस वो उठा लिया, ठीक है, वो जो कंडक्टर ऐसे रोल कर रहा था ना उस पर रेल्स पे, ठीक है, सेकेंड टॉपिक में इसी चैप्टर के, ये वो कंडक्टर है और उसमें इस तरह के ये बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करंट मूव कर रहा है ना इसमें, ठीक है। करंट किधर है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है करंट की, तो करंट मूव कर रहा है मतलब इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं मतलब कि इन चार्जेस पे फोर्स लग रही है। क्यों फोर्स लग रही है, क्योंकि हमने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि अपवर्ड है, ठीक हो गया। तो इन पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो हमने क्या करना है, पहले इन सारे चार्जेस पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। कंडक्टर में मौजूद ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं इन पे लगने वाली पहले फोर्स कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमने जो एक सिंगल चार्ज पे फोर्स लग रही है, सिंगल चार्ज पे जो फोर्स लग रही है फिर हम वो कैलकुलेट करेंगे और हमारा काम खत्म, ठीक है। लास्ट में इसके सारे आपको रूल्स बताएंगे। पावर रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, उसके बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट में जो राइट हैंड रूल होता है वो किस तरह से होता है। लेकिन एक नहायत आसान रूल है पावर रूल, बस वही याद रखना है, वो आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अगर वो याद रह गया तकरीबन ये अगले 8 से 10 टॉपिक्स में यूज हो रहा है, ठीक हो गया, यानी इस चैप्टर के मिला के और अगले चैप्टर के भी मिला के। तो पावर रूल बुरे ख्वाब की तरह बस याद कर लेना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और नहायत आसान रूल है। मैं समझता हूँ सबसे आसान रूल वो वाला है जिससे हम बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने कहा कि ये कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में से मूव कर रहा है क्योंकि इसकी मूवमेंट की वजह से ही हमारे पास क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। कन्वेंशन लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से करंट बनता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है जिसकी वजह से हमारे पास हम कहते हैं कि करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और इसको हमने इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस कंडक्टर में एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है,
बहुत सारे चार्ज है, यहाँ पर हमने जस्ट समझने के लिए एक ही बनाया हुआ है, ठीक हो गया। तो जो इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स है या जो इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स है जो हमने पिछले टॉपिक में कैलकुलेट की थी वो कितनी है। पहले हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो टोटल चार्जेस पे लग रही है इस कंडक्टर में जो मूव कर रहे हैं, फिर हम जो एक सिंगल चार्ज पे फोर्स लग रही है फिर हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स जो हमने सेकंड टॉपिक में कैलकुलेट की थी वो कितनी है, F इज इक्वल टू आई इन टू एल क्रॉस बी, ठीक है। ये हमने लास्ट टॉपिक में एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का। तो यहां से हम निकालेंगे कि टोटल चार्जेस पे कितनी फोर्स लग रही है। अब देखिए आई क्या होता है, आई होता है डेल क्यू बाई डेल टी। आसान सा आपको बताने लगे, इसकी टोटल इसकी एक्सप्लेनेशन आप बताएंगे, डेल क्यू बाई डेल टी और यहां पर एल क्रॉस बी, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए हमने करना क्या है, पहले हम डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स निकल आएगी जो इन टोटल चार्जेस पे लग रही है। तो कहानी आसान। तो देखिए पहले हम इस डेल क्यू की वैल्यू निकालते हैं कि इस डेल क्यू की वैल्यू कितनी है, फिर डेल टी की वैल्यू निकालेंगे। तो यही कंडक्टर मैंने उस तरफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगली बातें उधर जाके करते हैं, ठीक है। इस डेल क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह से निकालनी है, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए ये वही कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है हमारे पास L, ठीक है। लेंथ कितनी है, L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इस कंडक्टर का, A है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हुआ, V इज इक्वल टू A L, ठीक हो गया। मतलब देखिए ये कंडक्टर है ना, कि ये कंडक्टर है, इसका वॉल्यूम अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसके ये क्रॉस सेक्शन एरिया को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस कंडक्टर का मेरे पास वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो लेंथ इसकी कितनी है, L है, और इसका जो हमारे पास एरिया है वो कितना है, A है, और जो इसका वॉल्यूम आएगा वो V इज इक्वल टू A L होगा, ठीक है। बताती हैं ये दरमियान में ये V B F क्या है, ठीक है। V क्या है, वेलोसिटी है जिसके साथ ये चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं, और ये B क्या है, ये इन पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इन पे जो अप्लाई हमने किया मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये F क्या है, ये फोर्स है, ठीक है, जो कि ऐसे आपकी तरफ लगेगी, ठीक है। इस फोर्स को निकालने का हम सारा आपको तरीका वो सारा बताएंगे, ठीक हो गया। वो लास्ट में उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पे फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे देखिए डेल क्यू की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जितना भी ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये जितना भी इस ये जो रीजन है ये हम क्या कहते हैं कि ये वॉल्यूम कितना, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिट वॉल्यूम हम निकालने लगे हैं। अब देखिए मैंने कहा है कि इसमें एक चार्ज नहीं है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। जब बहुत सारे चार्ज हैं तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने निकलेंगे, ठीक है। तो इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकलेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे, आसान लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी जस्ट इसको कंटिन्यू करने दें, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम के एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं वो ही हमारे पास होंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं वो ही हमारे पास होंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से देखिए कि अगर मैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर ही रहने दूं और V को उठा के इधर ले आऊं, ठीक है, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू NV। अब आपको कहानी समझाते हैं कि असल में है क्या थी, ठीक है। देखिए यहां पे इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। फर्ज करें कि इसमें जो चार्ज हैं जो वो कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं। तो n की जगह आप पुट करें 20, v की जगह 1, क्योंकि हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 20 × 1 20, तो चार्ज पार्टिकल 20 ही तो है, ठीक हो गया।
तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं? NV के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं, यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया? तो ये वही है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं? NV हैं। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम डबल कर दें, अगर हम वॉल्यूम डबल कर दें तो जो इसमें चार्जेस हैं डबल हो जाएंगे। अगर हम वॉल्यूम ट्रिपल कर दें तो जो चार्जेस हैं वो ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक हो गया ना? तो NV। तो यहां पे देखिए डेल Q हमने निकालना है। तो डेल Q हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले इसको हम क्या लिख लेंगे? NaL लिख लेंगे। ठीक है, किस तरह से? सॉरी, यहां पर स्मॉल NaL। ठीक है, किस तरह से? V इज इक्वल टू AL है ना, तो यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी है AL, तो NaL। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं? NaL। ये याद रखना है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं? NaL याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आगे जाके यूज होगी। ठीक हो गया? तो डेल Q आता है। डेल Q क्या आता है? लास्ट में इसको इंपॉर्टेंट याद रखने का तरीका भी बताएंगे। डेल Q क्या आता है? डेल Q हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल NaL और इनटू Q के नंबर ऑफ जितने भी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, और Q क्या है? जो उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू है। ठीक हो गया? NaL क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। Q क्या है? Q उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे चार्ज है, जितनी उसमें चार्ज की वैल्यू है। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखने के लिए ज़बरदस्त किस्म का ये याद रहेगा। किस तरह से? देखिए हम पहले क्या करते थे? Q इज इक्वल टू NE लेते थे। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस, और अगर इलेक्ट्रॉन तो साथ में E ले लेते थे। ठीक है, ये हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए N क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो चार्ज उन पे क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्या है? NaL। ठीक है ना, अगर 20 हैं तो वॉल्यूम 1 क्यूब हो तो 20 आ गए। ठीक है, तो NaL क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। E क्या है? उन पे चार्ज। ठीक है, वो जो चार्ज कैरियर्स हैं उन पे जितना चार्ज है वो कितना है? वो Q है। तो उसको हमने E की जगह यहाँ पर क्या लिख लिया? Q। तो डेल Q इज इक्वल टू NaL इंटू Q। ठीक है, हो सके ये समझ आ गई होगी। ठीक है, बस फर्ज करें 20 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 20 यहाँ पे चार्जेस हैं। Q क्या है? उन पे चार्ज कितना है? ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड उन पे कितना है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेल Q निकल आएगा, टोटल चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। डेल Q इज इक्वल टू NaL इंटू Q। ठीक हो गया? तो ये चीज़ याद रखनी है। अब डेल्टा T निकालना है, तो डेल्टा T क्या निकलेगा वो देखते हैं। देखिए S इज इक्वल टू VT होता है, तो T इज इक्वल टू S बाई V होगा। ठीक हो गया? S इज इक्वल टू VT, डेल T इज इक्वल टू S बाई V हो गया। S क्या है? डिस्टेंस है। कितना? ये जितनी इसकी लेंथ है इतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रही है ना। ठीक है, तो S की जगह मैं क्या लिख दूंगा? L डिवाइडेड बाय V। ठीक हो गया? तो ये डेल T की भी वैल्यू निकल आई। तो इन्हीं दो चीज़ों की हमने वैल्यू क्या करनी थी? फाइंड करनी थी। तो ये वैल्यूज उठा के इधर हमने पुट कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा। अब गौर से सुने कि जब मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो डेल Q की वैल्यू क्या है? NaL Q इंटू L क्रॉस B और डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या था? डेल्टा T की जगह उसकी वैल्यू पुट करें L बाय V। L से कट जाएगा और V किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो NaL Q और ये क्या है? V ऊपर, सॉरी L यहां पर कट गया था, तो NaQ V और यहां पर L इंटू B आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है।
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की क्या आ गया, वैल्यू आ गई है। अब एक और है, एक स्टेप तो ये है जो बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है, एक और स्टेप है, एक वो बच्चों को समझ नहीं आता। ये दो टोटल इस टॉपिक में स्टेप है वो समझ नहीं आते। एक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं कि किस तरह से है। यहां पर देखिए क्या है, NAQVL इंटू बी। अब यहां पर ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये इन दिस फॉर्म ऑफ स्केलर फॉर्म में आई है, ठीक है, और लेंथ क्या है, वेक्टर फॉर्म में आई है। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि लेंथ जो है वो स्केलर बन जाए और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर फॉर्म में आ जाए। ठीक हो गया। तो असल में हमने वैल्यू कौन सी लानी है, Q इंटू वी क्रॉस बी। सारा काम हम इस वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू किस तरह से लानी है वो चीज़ देखने हैं। अब बताते हैं कि ये किस तरह से हो गया, वी वेक्टर किस तरह से बनेंगे, एल हम इसको स्केलर कैसे करेंगे। आपने क्या करना है कि इसको ऐसे सर्कल लगा लेना है कि अब हमने इसको सॉल्व करना है। इस पर क्या कर लेना है, ऐसे सर्कल सा लगा लेना है कि अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स को बीच में रहने दें। अब देखें कि ये इसको उठा के बाहर लिख लें, वी एल वेक्टर, ठीक है। इसको उठा के बाहर लिख लेना है जस्ट समझने के लिए, बताते हैं सारा कुछ क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वी वेक्टर है जिसको मैं लिख सकता हूँ वी एल इंटू यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि वेक्टर हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वी उसी तरह, एल वेक्टर है तो ये एल का मैग्नीट्यूड और ये एल की डायरेक्शन, हमने इसको दूसरी फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, तो एल इंटू एल यूनिट वेक्टर। अब ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, यहां पर देखें, देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वो इस तरफ है, मतलब चार्जेस किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। तो उनकी वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी तरफ होगा। तो हम कहते हैं कि जो इनकी वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है वो इस तरफ है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। लेंथ की डायरेक्शन किधर है, लेंथ का यूनिट वेक्टर किधर है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जिस तरफ करंट मूव कर रहा है, जिस तरफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी यह बात याद रख ले, ठीक है। तो चार्जेस मतलब का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, मतलब इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो लेंथ की डायरेक्शन भी किस तरफ हो गई, इस तरफ। तो यहां पर एल का यूनिट वेक्टर भी किधर आएगा, इधर। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लेंथ की डायरेक्शन है, तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, बिल्कुल इन दी सेम डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करे, तो वेलोसिटी की भी वही, लेंथ की भी वही डायरेक्शन। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एल यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, यहां पर एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर पुट कर देना है। एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर पुट कर देना और कहानी खत्म। अब वी एल वेक्टर इज इक्वल टू वी उसी तरह, एल उसी तरह, एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर पुट कर दे रहे हैं। क्यों, दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, वी एल, और यहां पर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि वी यूनिट वेक्टर इनटू एल लिख सकते हैं। तो वी एल इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए वी का मैग्नीट्यूड, वी की डायरेक्शन क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर, और ये एल। यही तो हमने करना था। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहां पर देखिए क्या है, वी स्केलर हमने इसकी फॉर्म आई हुई है और यहां पे एल की वेक्टर फॉर्म आई है। कुछ ऐसा करना था कि हमारे पास लेंथ स्केलर में आ जाए, वी वेक्टर में आ जाए। तो ये आ नहीं गई, ये फॉर्म इसमें चेंज हो गई है, ठीक हो गया। अब देखिए वी एल वेक्टर, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा वी वेक्टर इंटू एल, बस कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए किस तरह से, एफ एम इज इक्वल टू एन ए क्यू, ये उसी तरह लिखते हैं, एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एन ए क्यू, उसी तरह आ गया। यहां पर देखिए वी एल की जगह मैं लिख दूंगा यहां पर वी वेक्टर एल, तो यहां पर एल आ गया और वी वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर। अब ये फॉर्म बन गई है। पहले यहां पर क्या था, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन गया। ठीक हो गया? बताएंगे ये सारा काम क्यों कर रहे हैं। अब ये हमारे पास वो फोर्स है जो पूरे कंडक्टर में मौजूद चार्जेस पे लग रही है। सारे चार्जेस पे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू ये वाली है। तो एक काम तो पूरा हो गया, जो मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पे जितनी फोर्स लग रही है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। दूसरा काम मैंने क्या बताया था कि अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक सिंगल चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, एक सिंगल चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया? अब गौर से समझना, एक बड़ी ही मजे की बात बताने वाले हैं इस डब्बे से में। देखें, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, कितने हैं? 1000 रुपए हैं और 10 लड़के हैं आपके पास। 1000 रुपए हैं और आपके पास जो मजमा है वो 10 लड़कों का है, और आपने क्या करना है कि उस 1000 को 10 लड़कों में डिवाइड करना है। तो आप तो कहेंगे भाई 100 सबको दे देंगे, काम खत्म। लेकिन आपको कहा जाए कि इसको मैथमेटिकल करें, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1000 कि जितने टोटल मेरे पास पैसे हैं डिवाइडेड बाय 10 जितने लड़के हैं, तो एक लड़के के पास कितने पैसे आएंगे? 100 रुपीज। देखिए, जितने मेरे पास पैसे हैं उसको मैं डिवाइड कर दूंगा जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो मेरे पास निकल आएगा कि एक लड़के के पास कितने पैसे जाएंगे। ठीक हो गया? सेम इसी तरह टोटल फोर्स को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पे, तो मेरे पास एक सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स निकल आएगी। जिस तरह यहां पर मैंने एक लड़के को पैसे देने के लिए मैंने क्या किया, टोटल पैसों को टोटल नंबर ऑफ बॉयज पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास उतने पैसे निकल आए जितने मुझे एक लड़के को देने चाहिए, ताकि इक्वली डिवाइड हो उनमें 10 लड़कों में। तो यहां पर भी मैंने कुछ ऐसे ही करना कि ये क्या है, टोटल फोर्स है जो सारे कंडक्टर के चार्जेस पे लग रही है। ये टोटल मेरे पास टोटल जितनी भी फोर्स है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने उस कंडक्टर में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो मेरे पास फोर्स निकल आएगी जो एक पार्टिकल पे फोर्स लग रही है। ठीक है, सेम इसी तरह, ये जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो मालूम करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी है? NaL। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी है? NaL। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय NaL। NaL। ठीक है, तो N से काट जाएगा, A से काट जाएगा, L से काट जाएगा, तो जवाब क्या आएगा? FM इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P। सारा काम हम ये वाली इक्वेशन निकालने के लिए कर रहे थे, FM इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो ये क्या है? ये एक सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है? Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर ये टॉपिक तकरीबन ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया? अब जो इंपॉर्टेंट लास्ट में 10 मिनट्स में मैंने जो बातें बतानी थी, अब हम सारी बातें वो बताने लगे हैं। अब मैं सारे इसको रेस करना चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ ये वाला फार्मूला लिखूंगा और इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे। और एक आखिरी चीज़ इस टॉपिक में रह गई थी, आई थिंक वो आपको समझ आ गई होगी, वो क्या थी? Q। अब यहाँ पर V क्रॉस B है, तो अगर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पॉजिटिव E इंटू V क्रॉस B। और अगर हम जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे -E और यहाँ पर V क्रॉस B। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। ठीक है, बाद में डायरेक्शन की सारी बात करते हैं। आसान से आपको निकालने का तरीका बताएंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो उस चार्ज पे लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्टर ऐसे आगे की तरफ मूव करने लग पड़ता है, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पहली चीज़ जिस पे डिपेंड करती है वो है Q। दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करती है वो है वेलोसिटी। तीसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करती है वो है मैग्नेटिक फील्ड। 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब ये तो 3 चीज़ें हो गई। ठीक है,
अब देखें फोर्स अगर मुझे कंडक्टर पे लगानी है तो ये तीनों चीजें मुझे चाहिए, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लगेगी। अब देखते हैं किस तरह से। फर्स्ट करो Q इज इक्वल टू 0 है, Q इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल चार्ज होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक हो गया, कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन मैं सारी बता रहा हूं। अब अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब चार्ज रुक जाए, चार्ज अगर रुक जाए तो मैंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर रुका हुआ चार्ज, रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, यानी वेलोसिटी 0 हो जाए तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये 0 हो जाए, मतलब जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई की हुई है, अगर वो ही 0 हो जाए तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगेगी, मतलब 0 होगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि एफ डिपेंड कर रही है कि चार्ज वेलोसिटी उसकी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितनी अप्लाई हो रही है, तो इन तीन चीज़ों पे ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रही है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें देखते हैं कि क्या आ रही है, ये चीज़ याद रखनी है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं इनको इसके मैग्नीट्यूड का लिखना चाहूँ तो किस तरह से आएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, मतलब थीटा की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये इस तरह से आएगा, क्यों, वी क्रॉस बी क्या होता है, वी बी साइन थीटा, ठीक है। बता दें सारा कुछ क्यों आ रहे हैं, पहले ये नोट करें कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान थीटा क्या है, एंगल है, ठीक हो गया। अब यहां पर देखें फोर्स मैक्सिमम तब ही होगी कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड लग रही है, चार्ज इस तरह से जा रहा है, तो उस पर जो लगने वाली फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, यानी थीटा क्या है, वी और बी के दरमियान एंगल है, वी और बी के दरमियान, वी और बी के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तब फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है। बताएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे मैक्सिमम लगेगी, वो सारा बताएंगे, पहले बस ये नोट अभी करते जाएं, ठीक हो गया। अब देखिए अगर V और B पैरेलल हो जाएं, V और B क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, तो क्या फोर्स लगेगी, मतलब देखें मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इस कंडक्टर पे वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और चार्ज जो मूव कर रहा है वो भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल 0, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो क्या फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगी। मतलब हम देख रहे हैं कि किस कंडीशन में जो चार्जेस पे फोर्स लगेगी और कंडक्टर मूव करेगा, और किस कंडीशन में चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और कंडक्टर मूव नहीं करेगा। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, चार्ज भी है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो फोर्स नहीं लगेगी, यानी किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर ये एंटी पैरेलल हों, ठीक है, मतलब अगर V और B ये दोनों एंटी पैरेलल हों तो क्या फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, क्यों। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, चार्ज मूव कर रहा है इस तरफ, तो दोनों क्या हैं, एंटी पैरेलल, एंगल 180 डिग्री का, तो जब एंटी पैरेलल होंगे तब भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक हो गया। पैरेलल हो तब भी फोर्स नहीं, एंटी पैरेलल हो तब भी फोर्स नहीं। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखें वेलोसिटी किस तरफ है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर हैं, अब फोर्स इन पे लगेगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं कोई फोर्स नहीं लगेगी, अगर ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स तभी इन पे लगेगी जब, मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगी जब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक हो गया। अब हम फोर्स की बात कर लेंगे, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो किस तरफ लगेगी, हमेशा वो एंगल कौन सा बनाएगी, वो चीज़ देखने लगे हैं, ठीक हो गया।
तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब आइए बड़े ही मज़े की कहानी, तो इसको नोट कर ले, फिर इसको रेस करते लगे क्योंकि वो मज़े की कहानी है। तो उसके लिए बोर्ड, उसके लिए मैदान खुला चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं पाल्म रूल। कोई रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाल्म रूल याद रख लें, सारी कहानियाँ हो जाएंगी। कोई रूल और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पाल्म रूल, बाकी रूल भी बताएंगे आपको इसी वीडियो में, बताएंगे कि वो रूल क्या हैं। कुछ लोग मतलब कुछ टीचर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझाते हैं, ठीक है। कुछ टीचर जो हैं वो पाल्म रूल से समझाते हैं। कुछ टीचर जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट में जो राइट हैंड वाला रूल है उससे समझाते हैं। उस रूल से भी आपको समझा देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाल्म रूल सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए पाल्म रूल हमारे पास क्या है। अब देखिए पहले भी इसका मैं बता चुका हूँ कि अगर ये हमारे पास हाथ है, ये उसकी उंगलियाँ 1 2 3 4 और ये इस तरह से, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स याद रखने हैं, बस इसके स्टेप याद रखने हैं। 3 स्टेप बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं ये भूलेगा। मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, थंब शो करेगा वेलोसिटी को, ठीक है, कि चार्जेस किस तरफ मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। तो करंट है, पहले थंब करंट को शो करता होता था, ठीक है, जो पिछली दफ़ा बताया था। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में तो चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो इस दफ़ा वेलोसिटी थंब शो करेगा और परपेंडिकुलर टू पाल्म क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, ठीक हो गया। ये चीज़ याद रखनी है। अब आपको इसका सारा समझा दें। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर पाल्म रूल जो है वो दोबारा समझा दें, ठीक है। तो आगे तो पता नहीं कितने टॉपिक्स में आएगा, बहरहाल कोशिश करें कि तेरी समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखिए हम इस पे देखने लगे कि फोर्स किस तरफ लगेगी, तो इसको याद रखना है। बल्कि पहले स्टेप इसके लिखें, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी से शो कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या करना है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। थर्ड क्या है, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू पाल्म हो गई, विल बी परपेंडिकुलर टू पाल्म। बस सारी कहानियां छोड़ दें, ये 3 स्टेप याद रखें। अब मैं बारी बारी इसको अप्लाई करने लगा हूं, फिर और 2-3 और एग्जांपल से भी आपको बताएंगे, इसको साथ साथ अप्लाई करना, ठीक है। पहला स्टेप मैंने क्या है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है, तो ये लो फिंगर होगी। पहला स्टेप खत्म, कहानी खत्म नहीं, अभी नहीं हुई। सेकंड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहला स्टेप तो मुकम्मल हो गया, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए कि जो हमारे पास चार्ज है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, नहीं। अब थंब को ऐसे पकड़ना है, फिंगर्स को नहीं छेड़ना, फिंगर्स को नहीं छेड़ना, थंब को ऐसे पकड़ना है, ये चीज, ठीक हो गया। यहां पर देखें, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चार्ज इधर जा रहा है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर टू पाल्म क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। यानी अब इन चार्जेस पे फोर्स इस तरह से लगेगी, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल अगर इसमें देखते हैं कि फर्ज करें कि ये हमारे पास कोई रीजन है और क्रॉस है। पहले क्रॉस शो करते थे कि करंट इनवर्ड है, क्रॉस जस्ट कन्वेंशन है। तो अब शो करें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। क्रॉस शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, डॉट शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। तो ये क्रॉस के शो करें मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। तो ये चार्ज साहब आए हैं इस तरफ, इसकी वेलोसिटी किधर है, इस तरफ, ठीक हो गया। अब फिर से पहला स्टेप, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, ठीक है। दूसरा था थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसकी किस तरफ है, इस तरफ, तो ये हो गया। अब देखिए फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो फोर्स किधर लगेगी, परपेंडिकुलर टू पाल्म। यानी जहां पर सीधे हाथ का थप्पड़ लगता है ना, बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, ठीक है, सीधे हाथ का थप्पड़। अब देखिए मैं अगर इस हाथ को ऐसे नीचे करूं तो सीधे हाथ का थप्पड़ तो ना हुआ,
मैं इस हाथ को ऐसे ऊपर करूँ तब सीधे हाथ का थप्पड़ हुआ। ठीक हो गया। तो पहले ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं, बाद में सीधे और उल्टे हाथ की तरफ जाना है। ठीक है। फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर टू पाल्म क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, यानी ये चार्ज किधर जाएगा, ऐसे इस तरफ फोर्स लगेगी। ठीक हो गया। आखिरी इसकी बस एग्जांपल करने लगे हैं कि देखिए अब ये क्या है, डॉट। अब डॉट लगे हुए हैं। डॉट का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज आ रही है और चार्ज फिर से इधर ही कर लेते हैं। ये कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो इस तरफ आ रहा है। ठीक है। अब देखें फिर से पहला स्टेप, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर की तरफ आ रही है, डॉट शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेकंड स्टेप, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, मतलब इस तरफ चार्ज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, चार्ज इस तरफ, तो ये हो गया। ये थंब इधर किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिंगर। तो फोर्स किधर लगेगी, परपेंडिकुलर टू पाल्म, सीधे हाथ का थप्पड़ नीचे। ठीक हो गया। मतलब अब फोर्स किधर लगेगी, इस तरह से नीचे, इस तरह से। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर टू पाल्म। मतलब अब इस पे फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ, और ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ मज़े का कंसेप्ट एक और आने वाला है, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है। ये वही मैग्नेटिक फील्ड, डॉट शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और ये आ रहा है जनाब, चार्ज आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें से गुजर रहा है। और चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या नेगेटिव क्यू कर लें, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब किधर लगेगी, इंपॉर्टेंट कहानी है, परेशान नहीं होना, इससे मैं पहले बता रहा हूं, आसान सी है। स्टेप फॉलो करो। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि इस तरफ चार्ज आ रही है, एरो शो कर रहे हैं कि चार्ज इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब। और इस पे फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड नहीं, अब डाउनवर्ड नहीं लगेगी, अब इस पे फोर्स अपोजिट लग जाएगी। देखिए पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए ये रूल है, अगर नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाए तो फोर्स की डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी, बाकी तो 2 स्टेप उसी तरह रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, और परपेंडिकुलर टू पाल्म फोर्स लगेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ। तो अब पार्टिकल्स किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। मतलब अब सीधे हाथ का थप्पड़ नहीं लगेगा, अब उल्टे हाथ का थप्पड़ लगेगा। ठीक है, इसको लिख भी लें, यहां पर रोमन में इसको लिखते हैं, इसको याद रखने के लिए समझ आएगी, क्योंकि अक्सर बच्चे रोमन में ही मैसेज करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये समझने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं। चार्ज के लिए सीधे हाथ का थप्पड़, सीधे हाथ का थप्पड़ जहां पर लग रहा होगा वहीं पर फोर्स होगी। थप्पड़ खाया कभी टीचर से? सीधे हाथ का थप्पड़। और नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टे हाथ का थप्पड़, जहां पर लग रहा होगा वहीं पर फोर्स है, उल्टे हाथ का थप्पड़। ठीक है, बस ये याद रख लो। ठीक हो गया ना। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, वेलोसिटी इधर, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। क्यों, सीधे हाथ का थप्पड़। और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है, सारी वही कंडीशन है, लेकिन अब चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो पहले स्टेप हमेशा वही रहेंगे, पहले 2 स्टेप कभी भी नहीं भूलने। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स किधर लगेगी, अगर नेगेटिव क्यू चार्ज है तो फिर डाउनवर्ड फोर्स है, फिर फोर्स अपोजिट लगेगी, फिर ऐसे अपवर्ड लगेगी, मतलब उल्टे हाथ का थप्पड़। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए, आपको कहेगी जी हाथ को छेड़ना नहीं है, ठीक है,
तो नेगेटिव क्यू चार्ज है, किधर फोर्स लगेगी, तो कहना है उल्टे हाथ के थप्पड़ की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू पाल्म भी, यानी अपोजिट आप उससे लगेगी। अब आपको कहना है उल्टे हाथ को थप्पड़ मारो, आप इस तरह भी नहीं मार सकते, इस तरह भी नहीं मार सकते, हाथ को नहीं ना हिलाना, हाथ की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, तो एक ही आपके पास चॉइस है कि उल्टे हाथ का थप्पड़ ऐसे लगेगा। ठीक हो गया, हाथ की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। ठीक हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो आई थिंक अभी जो पाल्म रूल है वो एग्जैक्टली जो आपका है क्लियर हो गया होगा। अब एक और इसमें बात करने जा रहे हैं कि देखिए हमेशा जो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, किस तरह से, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स के केस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब देखें अगर इसकी बात कर लें तो वेलोसिटी किधर थी, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, इधर, ठीक है ना, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, ऐसे, और फोर्स किधर लग रही थी, नीचे, डाउनवर्ड, फोर्स किधर लग रही थी, डाउनवर्ड। ठीक हो गया, तो ये तीनों एंगल कौन सा बना रहे हैं, 90 का ही तो बना रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हमेशा 90 का एंगल बनाए, हमेशा फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी मैक्सिमम फोर्स के केस लिए। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये ब्लैक और रेड मार्कर चेंज नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, जस्ट फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपवर्ड, पहले नीचे लग रही थी अब अपवर्ड लग जाएगी नेगेटिव चार्ज के केस में। ठीक है, अब ये एंगल कौन सा बना रहे हैं, 90 डिग्री, तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है फोर्स के, फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तीनों जो में से जो मर्जी ले ले, हमेशा चाहे आप कहें वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है फोर्स के, फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स के लिए ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अभी लास्ट बात इसमें करने जा रहे हैं। अब लास्ट में जो है वो थोड़ी सी बुक वाली चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, मेरे हाथों की तरफ देखना है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक है, और ये क्या है, चार्ज कोई इनके अंदर आ रहा है, तो यहाँ से आपको लग रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन पिक्चर को थोड़ा सा बनाने में मसला हो सकता है, चार्ज आपकी तरफ आ रहा है, चार्ज ऐसे आ रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से और चार्ज की डायरेक्शन आपकी तरफ, यानी चार्ज की वेलोसिटी आपकी तरफ, तो बताएं फोर्स उस पर किस तरह से लगेगी। ठीक है, तो अगर पाल्म रूल से निकालें फोर्स है, तो मैंने क्या कहा था, पहले फिंगर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और चार्ज किधर आ रहा है, आपकी तरफ, तो थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लगेगी, परपेंडिकुलर टू पाल्म, मतलब अपवर्ड, तो चार्ज जैसे इसमें आएगा तो ऐसे अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फोर्स शो आ रही है। अब दूसरा रूल मैंने कहा था कि बाकी रूल्स भी आपको बता देंगे, इसको वेक्टर प्रोडक्ट के रूल से हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल से देखें, वेलोसिटी आपकी तरफ, ठीक है, वेलोसिटी आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से हाथ रखना है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऐसे फिंगर रखनी है, और वेलोसिटी को जो वेलोसिटी रोटेट करना है, वेलोसिटी को रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिंगर्स भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करनी है, यानी वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना है, इस तरह से वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करना है, तो जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करना है, तो थंब विल पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि अपवर्ड है। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये चीज़ वेलोसिटी को रोटेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से वो अपवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आखिरी चीज़ आती है कि यहाँ पर देखिए एक लास्ट में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको समझा ही दें। ठीक है, किस तरह से, अब आपने फिंगर्स को इस तरह से रखना है, इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मिडल फिंगर है, ये जो मिडल फिंगर है ये शो करेगी वेलोसिटी को, वेलोसिटी किस तरफ है, आपकी तरफ, और ये जो फोर फिंगर है जो बिल्कुल सीधी फिंगर है ये किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और वो किस तरफ, इस तरफ है, थंब पॉइंट करेगा फोर्स को, तो इधर किधर जाएगा, पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, मिडल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रूल हो गए, लेकिन आपने कौन सा रूल याद रखना है, पाल्म रूल। ठीक है, और बस इतना याद रखना है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। फोर्स तभी लगेगी जब एंगल जो है वो मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगी जब एंगल 90 का होगा इन तीनों के दरमियान में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि सारा समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।